अगली सुबह पुलिस की टीम ने घनश्याम का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि 2012 में जब रीना बोरा का मर्डर हुआ तो घनश्याम ईशानी मुखर्जी का ड्राइवर था। घनश्याम के बारे में और थोड़ी मालूमात की गई जो उसके बयान से मैच कर रही थी। अब बारी थी ईशानी मुखर्जी से पूछताछ की, लेकिन ईशानी इन दिनों मुंबई में नहीं थी। वो 2 दिनों में यूएस से वापस इंडिया आने वाली थी। पुलिस को डर था कि कहीं किसी तरह अगर ये बात लीक हो गई कि वो ईशानी को मर्डर केस में ढूंढ रही है तो हो सकता है ईशानी इंडिया वापस ही ना आए। इसलिए पुलिस ने पूरे केस को ऐसे छिपाया जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इन 2 दिनों में पुलिस को किसी और से भी बहुत कुछ उगलवाना था, और वो था राजीव खन्ना। घनश्याम के बयान के मुताबिक राजीव खन्ना कलकत्ता का रहने वाला था और रीना के मर्डर की प्लानिंग से लेके लाश डंप करने तक वो ईशानी मुखर्जी के साथ ही रहा। मुंबई पुलिस ने राजीव खन्ना को कलकत्ता पुलिस की मदद से उसके घर से अरेस्ट कर लिया, और जब मुंबई लाकर उससे पूछताछ की गई तो पुलिस को मिला ईशानी मुखर्जी का पास्ट। राजीव खन्ना पुलिस के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। उसने जो पहला नाम लिया था वो था निधि का। निधि खन्ना, उम्र 10 साल, पिता का नाम राजीव खन्ना और माँ का नाम कैस कीजिए, ईशानी मुखर्जी। यस, यू हर्ड इट राइट। राजीव खन्ना ईशानी मुखर्जी का एक्स हस्बैंड निकला, और अपने दर्ज बयान के मुताबिक उसने जो कुछ किया अपनी बेटी निधि के फ्यूचर के लिए किया। सुना था माँ बाप बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या कुछ नहीं करते, मर्डर भी कर देते हैं, ये नहीं सुना था। तो अब तक पुलिस के पास ईशानी मुखर्जी का एक्स ड्राइवर था, एक्स हस्बैंड था, उन दोनों के बयान भी थे, लेकिन फिर भी पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही थी, और वजह थी पैट्रिक मुखर्जी, ईशानी का करंट हस्बैंड। पैट्रिक मुखर्जी देश के उन गिने चुने लोगों में से एक था जिसके पार्टीज के पिक्चर्स पेज 3 पर और प्रॉफिट के रिकॉर्ड्स बिजनेस पेज पर छपते थे। मीडिया मुगल के टाइटल से मशहूर पैट्रिक का इन्फ्लुएंस किसी से छिपा नहीं था, और वो पुलिस वाला ही क्या जो इन्फ्लुएंस देख के काम न करे। 2 दिन गुजर चुके थे। ईशानी मुखर्जी आज किसी भी वक्त यूएस से अपने घर आ सकती थी। उनकी बिल्डिंग मून के बाहर सिविल ड्रेस में 2 पुलिस वाले पहले से तैनात थे। उधर खार पुलिस स्टेशन से घनश्याम और राजीव खन्ना के बयानों को कानूनी तौर पर दर्ज किया जा रहा था। पुलिस को पता था इस गिरफ्तारी के बाद इस केस की सुनवाई कोर्ट से ज्यादा मीडिया में होने वाली है, और ईशानी से ज्यादा सवालों के जवाब खुद पुलिस वालों को देने पड़ेंगे। तभी साउथ मुंबई के एक पॉश इलाके की बिल्डिंग मून के बाहर एक मर्सिडीज आके रुकी। सिविल ड्रेस में खड़े पुलिस वाले ने मर्सिडीज का फोटो लिया और व्हाट्सएप पे भेज दिया। उधर पुलिस वारंट और लेडी कांस्टेबल के साथ तैयार थी। ठीक 1 घंटे बाद ईशानी मुखर्जी के फ्लैट की डोरबेल बजी। दरवाजा सर्वेंट ने खोला। ईशानी फोन पर थी। पुलिस को देख के भी ईशानी ने फोन पर बातें करना बंद नहीं किया। अपने डर को जाहिर न होने देने का शायद यही सही तरीका था। उसने पुलिस वालों को अंदर आने और 2 मिनट बैठने का इशारा किया, और फिर जोर जोर से फोन पर किसी को डांटने लगी। पुलिस को देखते ही धौंस दिखाना इंडिया में एक रिवाज की तरह माना जाता है। मानो किसी और के बहाने ईशानी पुलिस वालों से कह रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? जानते हो मैं कौन हूं? जानते हो मेरा पति कौन है? ईशानी ने फोन पर अपनी बात खत्म की। तभी एक सीनियर ऑफिसर ने ईशानी से वो सवाल पूछा जिसका जवाब ईशानी 3 सालों से टालती आ रही थी। मैडम, आपकी बहन रीना बोरा के मर्डर का केस है। पूछताछ के लिए आपको पुलिस चौकी चलना होगा। कांस्टेबल, मैडम को वारंट दिखाओ। ईशानी ने पहले ऑफिसर की आंखों में देखा और फिर बड़े आराम से जाकर सोफे पर बैठ गई। अपनी शिफॉन साड़ी को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एडजस्ट किया और पुलिस से वही कहा जो हर व्हाइट कॉलर सस्पेक्ट सबसे पहले कहता है। आपको कोई गलतफहमी हुई है ऑफिसर? ठीक है, तो गलतफहमी दूर कर दीजिए। रीना बोरा से वीडियो कॉल पर हमारी बात करा दीजिए, है कि नहीं? अब ईशानी को सोफे से उठना पड़ा। वो इस वक्त वीडियो कॉल पर नहीं आ पाएगी। ईशानी ने ऑफिसर से कहा। तो कॉल ही करा दीजिए ना, हाँ? बात करके हम भी चले जाएंगे। अब ईशानी ऑफिसर की नजरों से नजरें बचाने लगी। उसने ध्यान भटकाने के लिए अपने मोबाइल पे कोई नंबर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। ऑफिसर ने लेडी कांस्टेबल को इशारा किया। दोनों कांस्टेबल ने ईशानी को पकड़ा और खींचते हुए वहीं ले आए जहां से हर क्रिमिनल का सफर शुरू होता है, महिंद्रा स्कॉर्पियो की बैक सीट।
ईशानी मुखर्जी को खार पुलिस स्टेशन जाते ही घनश्याम और राजीव के बयान दिखा दिए गए। ये पुलिस का वो दाव था जिसके बारे में ईशानी ने सोचा तक नहीं था। मर्डर हुआ है ये साबित हो चुका था, पर पुलिस को तलाश थी क्यों की। इसी क्यों को लीगल लैंग्वेज में मोटिव कहा जाता है, और इस तरह के कई हाई प्रोफाइल केस में मोटिव ही वो बॉल है जिस पर सालों तक टेबल टेनिस खेला जा सकता है। इसीलिए ये केस खत्म करने के लिए ईशानी का गिल्टी होना बहुत जरूरी था। यह पाटिल का 7th अटेम्प्ट था। सुबह के 6 बजे से दोपहर के 12 बज चुके थे। बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन कीचड़ ने सबका बुरा हाल कर दिया था। सर आई शपथ, एक और ये आम का पेड़ है ना, इसके नीचे शायद हो सकती है बॉडी। ये देखो। अगर पुलिस नहीं होती तो गड्ढे खोदने वाले लड़के पाटिल को मार चुके होते। ऑफिसर ने फिर इशारा किया। लड़कों ने गड्ढा खोदना शुरू किया और इस बार जमीन में कुछ दबे होने की आवाज आई। पुलिस डॉग जोर जोर से भौंकने लगे। फॉरेंसिक टीम के लोग आगे आ गए। उन्होंने लड़कों को धीरे धीरे खोदने को कहा। अब लड़के वही खोद रहे थे जो फॉरेंसिक टीम उन्हें खोदने को कह रही थी। धीरे धीरे एक हाथ, फिर एक पैर, फिर एक खोपड़े का कुछ हिस्सा दिखाई देने लगा। इस बॉडी की कंडीशन एक्यूज्ड के बयानों से मैच कर रही थी कि बॉडी को दफनाने से पहले जलाया गया था। बॉडी के ऊपर कपड़े की मोटी जली हुई लेयर वही साड़ियां थी जो उस दिन रीना को ईशानी ने गिफ्ट की थी। 6 घंटों की लगातार सर्च के बाद 3 साल पहले डंप की गई एक बॉडी को खोज निकाला गया। इस हाई प्रोफाइल केस पर मीडिया गिद्ध की तरह नजर गड़ाए हुए थी। रीना की बॉडी मिलने की खबर पर प्राइम टाइम शोज तैयार किए जा चुके थे। पुलिस की पीठ थपथपाने के लिए हेडलाइंस लिखी जा चुकी थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मीडिया को अपनी हेडलाइंस, अपने प्राइम टाइम शोज का कंटेंट बदलना पड़ा। जब ईशानी मुखर्जी ने इन्वेस्टिगेशन में यह कहा कि उसने जिस रीना बोरा को मारकर जंगल में दफना दिया था वो उसकी बहन नहीं, बेटी थी। रीना की बॉडी रायगढ़ से मुंबई पहुंचती उससे पहले देश का मीडिया हेडलाइंस बदल चुका था। गिद्ध को पुलिस की वाहवाही और हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जगह रिश्तों पर गिरा ये खून ज्यादा चमकदार लगा। अब सारा इंडिया डेली सोप छोड़कर न्यूज चैनल्स पर कलयुगी माँ, एक थी बेटी जैसे अलग अलग नाट्य रूपांतरण देख रहा था। ये पहली बार था जब रीना बोरा ने अपनी माँ ईशानी मुखर्जी से लाइमलाइट छीन ली थी। एक 1000 करोड़ की लाश, 1000 करोड़ की लाश। Narrated by Nawazuddin Siddiqui. सुनिए हॉरर, रोमांस, मोटिवेशनल, डिवोशनल और थ्रिलर स्टोरीज ओनली ऑन गाना। डाउनलोड द ऐप नाउ।